हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। हमने इससे पहले 9th प्रैक्टिस सेट किया है, वो अवेलेबल है प्ले लिस्ट में। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, है ना। और सॉल्व भी कर सकते हैं साथ में क्वेश्चन, और कमेंट करके उसमें बता भी सकते हैं आपने कितना सॉल्व किया। और ये जितना भी क्वेश्चन हम ये करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 to 10, ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और ये जो भी सेट है, जो भी ये 1 to 10 प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। अभी जून में सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, और सीसीएल का भी होने वाला है, फेज 12 का भी एग्जाम होने वाला है। फिर इसके बाद आपका इलेक्शन के बाद जुलाई अगस्त में हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है, झारखंड हाई कोर्ट का। तो उसमें भी 20 नंबर का इंग्लिश है आपका, जो एमसीक्यू फॉर्म में होगा, और 10th नंबर का एसए पैसेज है। तो ये 20 नंबर का सेम फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन है, इसी तरह डिट्टो क्वेश्चन आएगा आपका उसमें। तो चलिए हम ये आपका 10th सेट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड है नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। बोला नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक मिनट। हाँ, नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, जो कभी चेंज ना हो, एक जैसा हो, एंड बोरिंग हो। तो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। फर्स्ट का इम्प्रैक्टिकल मीन्स होता है मतलब बिना प्रैक्टिकल किए हुए, जो ऐसे ही सिंपल है ना, बिना प्रैक्टिकल किए हुए, है ना। इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली नहीं सोचना है। आइडियलिस्टिक मतलब होता है कुछ बिलीव है, कुछ आइडियल, इसके पास प्लान हो, आइडियलिस्टिक, है ना। मोनोटोनस मीन्स होता है बोरिंग, मोनोटोनस मतलब ही बोरिंग होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड, है ना। नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। और डेटेड मतलब होता है एक्सपायरी डेट, है ना, मतलब कोई काम का नहीं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मूव हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। पैरा जंबल का क्वेश्चन आया सेकंड में, तो हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो फर्स्ट को पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन फर्स्ट में सी से स्टार्ट हो रहा है, टू में ए से, थर्ड में बी से, सॉरी डी से, और फोर्थ में बी से। मतलब हमें सब ऑप्शन पढ़ना होगा, है ना। तो हम पढ़िए से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ बेम्बू फ्लोवर वंस इन सेवरल ईयर्स एंड देन डाई। मतलब यहाँ बोला है कि मेनी स्पीसीज ऑफ बेम्बू फ्लावर वंस इन सेवरल ईयर, मतलब कुछ टाइम तक रहते हैं, कम से कम सेवरल ईयर, मतलब वही 10 साल 15 साल, उसके बाद धीरे वो खत्म हो जाते हैं ना, मर जाते हैं। बेम्बू बेम्बू फ्लावर का बात किया है। बेम्बू पता है ना, बांस। The stem itself is hollow and it connected to a network of rhizomes which spread out beneath the surface of soil। मतलब ये बोला है कि इसका जो सरफेस होता है, स्टीम होता है, स्टीम वो हेलो होता है, मतलब खोखला होता है। कनेक्टेड और नेटवर्क ऑफ रिजोम्स, रिजोम मतलब एक के बाद एक लेयर्स कनेक्ट होता है। स्प्रेडेड आउट बीनीथ, और जमीन के नीचे इसका जड़ होता है ना, सरफेस ऑफ द सोइल, नीचे। स्टीम के बारे में बोला गया है, फर्दर एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में, बेम्बू के बारे में, सॉरी। रूट ग्रो आउट ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ रिजोम्स एंड हेल्प द प्लैनेट टू एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। और रिज्यूम का फिर रिज्यूम्स का वर्क यहाँ बताया गया कि रिज्यूम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को। तो यहाँ रिज्यूम के बारे में बोला गया, फर्दर यहाँ रिज्यूम को एक्सप्लेन किया गया है ना। तो और फिर में डी में देखते हैं, डी में क्या बोला गया है। डी में बोला गया है, द बेम्बू इज वेराइटी ऑफ ग्रास विथ ए वुड मैनी ज्वाइंट स्टीम। देखो यहाँ जनरल सेंटेंस हमको मिल गया कि बेम्बू क्या है, वेराइटी ऑफ ग्रास है, घास का एक वेराइटी है। विथ है वुडी, वुडी में लकड़ी का लकड़ी का, इसमें जो लकड़ी जैसा ये है ना। मेनी ज्वाइंट स्टीम, और एक के बाद एक इसका स्टीम ज्वाइंट है, लेयर देखते होंगे आप बेम्बू में कि कम से कम 1 फीट पे एक ज्वाइंट होता है, फिर अनदर फीट पे एक ज्वाइंट होता है। तो यहाँ बेम्बू एक जनरल सेंटेंस बन रहा है, बेम्बू है आखिर क्या था, बेम्बू ग्रास है। फिर बेम्बू के फर्दर यहाँ बी में एक्सप्लेन किया गया है कि बेम्बू, इट द स्टीम इटसेल्फ है हेलो होता है, कनेक्टेड टू नेटवर्क, और जो कनेक्टेड नेटवर्क उसे रिज्यूम कहते हैं। और रिज्यूम क्या है, रिज्यूम हेल्प करता है प्लांट को जो एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। तो यहाँ बी के बाद सी का कनेक्शन हो रहा है ना। बी के बाद सी कहाँ है, बी के बाद सी 4 में भी है, बी के बाद सी डी में भी है, बी के बाद सी यहाँ तो नहीं है, में बी के बाद
ये तो ऑप्शन ही आपका बी गायब ही है इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका अब डी बचा और सॉरी थर्ड ऑप्शन बचा, फोर ऑप्शन बचा। लेकिन यहाँ जो जनरल सेंटेंस हमारा बेम्बू आखिर है क्या, यहाँ इंट्रोड्यूस यहाँ डी से हो रहा है, तो आपका डी यहाँ फर्स्ट में ही होगा, तो डी के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर सी, सी और बी एस सी का भी यहाँ क्लियर बन रहा है, सी के बाद ये लास्ट में। बेनिफिट्स ऑफ बेम्बू फ्लावर वंस इन सेवरल ईयर एंड थिक, बेम्बू जो फ्लावर है वो काफी दिन तक रहता है, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वो क्वेश्चन नंबर थर्ड, select the correct idiom of the given suited of italic group of word in the given sentence। italic word है उसका correct idiom you choose करना है ना। You must not participate in the marathon this year without any training। यहाँ पे बोला गया कि तुम बिना ट्रेनिंग के ये मैराथन में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हो। It is a unreal hope your part। यहाँ जो इटैलिक वर्ड है ये यहाँ पे है unreal hope of पार्ट, ये आपका इटैलिक है, यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ इटैलिक में। तो ये यहाँ पे जो फ्रेज निकल के आ रहा है कि आप बिना ट्रेनिंग के आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये अनरियल होप है ना, बिना प्रैक्टिस किए आप अगर जाओगे भी तो फेल हो जाओगे। तो इसका जो होता है अनरियल होप का जो इडियम होता है उसका मीनिंग होता है ए बैड ड्रीम, अनरियल होप। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मूव ऑन क्वेश्चन फोर्थ, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम हमें पूरा ये जरूरी नहीं है पढ़ना है ना पूरा सेंटेंस, यहाँ पे हमें अगर मालूम होगा हमें कि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग क्या है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको भोकाब बहुत मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब भोकाब पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए है ना, क्योंकि हमें टाइम बचाना है एग्जामिनेशन में, हमें 8 to 10 मिनट में पूरा इंग्लिश सॉल्व कर लेना है एक सेट पूरा है ना। तो कमिटेड, कमिटेड का सिनोनिम होगा डेडिकेटेड है ना, मतलब एक कमिटेड होना, हम तो कमिटेड टुवर्ड वर्क, कमिटेड टुवर्ड आवर गोल है ना। तो इसका जो सिनोनिम होगा डेडिकेटेड है ना, डेडिकेट लगे रहना। एफिलिएटेड मतलब होता है सर्टिफाइड, तो ये मीनिंग आएगा नहीं। इंक्लाइंड मतलब होता है डिक्रीज होना। एपेथिक मतलब घृणा ना होना है ना, घृणा होना सॉरी एपेथिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डेडिकेटेड, कमिटेड का सिनोनिम डेडिकेटेड। मूव क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। I have got a lot of homework this weekend। देखो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है ये लॉट ऑफ होमवर्क, देखो यहाँ पे ए लॉट आया है, मतलब यहाँ पे सिंगुलर है ना, सिंगुलर, तो ऑफ के बाद जो भी आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है ना, नॉन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ आ लॉट है मतलब सिंगुलर का सेंस आ रहा है, तो लेकिन होमवर्क नहीं होगा, यहाँ पे होमवर्क होगा। तो जो सब्स्टिट्यूटेड जो होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड पैराग्राफ होगा वो क्या, एलोटेड होमवर्क है ना, सिंगुलर फॉर्म में एलोटेड होमवर्क। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि ये यहाँ है सिंगुलर, तो ये सिंगुलर के लिए यहाँ पे सिंगुलर ही नॉन आएगा होमवर्क। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6, select the option that express the given sentence in active। एक्टिव वॉइस में हमें इसे सेलेक्ट करना है, ये पैसिव में है क्योंकि वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, तो हमें ये सिंगुलर फॉर्म में बताना है इसको, सॉरी पैसिव फॉर्म में है ना। ही इज फादर, यहाँ ही इज फादर सब्जेक्ट बन जाएगा, ही इज फादर यहाँ प्रेजेंस नहीं होगा क्योंकि डिफिनेट है, यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है। फिर हाइड भी नहीं होगा क्योंकि हाइड फिर रहता तो चेंज होके ये हाइड बीन थर्ड फॉर्म में बनता है, तो हाइड भी नहीं होगा। यहाँ पे इंडिफिनिट है, देखो हिज फादर प्राइज्ड हिम, तो इंडिफिनिट जब रहता है V2 तो V2 किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो वाज प्राइज यहाँ पे सही है। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ना कि हैज भी ये प्रेजेंट में आ गया आपका तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मूव क्वेश्चन नंबर 7, सेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस मतलब ही क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब नथिंग, कोई पर्पस नहीं है ना। क्रॉस पर्पस मतलब कुछ नहीं, कुछ कोई पर्पस नहीं है ना। क्रॉस पर्पस मतलब ही होता है कुछ पर्पस नहीं, कोई लाइफ में कोई पर्पस नहीं, पर्पस लेस, एम लेस है ना। तो इसका जो होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर, मतलब कोई पर्पस नहीं है ना, कोई ये नहीं है, डिसएग्री है ना। ब्लाइंडली फॉलो ईच अदर तो नहीं होगा, ब्लाइंड फॉलो, क्योंकि यहाँ क्रॉस पर्पस बोला है, कोई पर्पस ही नहीं। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट होगा। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला हरासमेंट, देखो हरासमेंट में डबल आर नहीं होता है, हरासमेंट में डबल एस होता है, तो जो करेक्ट वर्ड होगा होगा HRASSMENT, हरासमेंट, हरासमेंट है ना, ये आपका करेक्ट वर्ड है।
वैक्सीनेट, ये भी सही है। वैक्सीनेट मतलब वो डोज हम जो देते हैं वैक्सीन मेडिसिन का, उसी को वैक्सीनेट बोला है। टेक्निकली में भी सही है, डबल एल वाई होता है टेक्निकली में। रिसिप्ट भी सही है आपका। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन 1 था। जो करेक्ट स्पेलिंग होगा HARASSMENT, हरासमेंट। मूव क्वेश्चन नंबर 9। Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment of the word. दो है, द कमांडर्स इंटर्ड बाय फोर्स इनटू टेररिस्ट कैंप। तो इंटर्ड इनटू को क्या बोल सकते हैं हम? इंटर इनटू को हम जो ब्रोक इनटू भी होता है। ब्रोक इनटू मतलब इंटर हो जाना ना, कहीं पे घुस जाना है ना। ब्रोक डाउन, ब्रेक से ही बना है। ब्रोक डाउन मीन्स होता है, ब्रेक डाउन मीन्स होता है कोलैप्स, कोलैप्स हो जाना, टूट जाना, या फिर हो जाएगा लॉस, लूज कंट्रोल, है ना। लूज कंट्रोल, लूज कंट्रोल। अब ब्रोक अप मतलब, ब्रेक ऑफ मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप, टू स्टॉप डूइंग, है ना। कुछ काम कर जो करते हैं उसको छोड़ देना, है ना, स्टॉप कर देना। ब्रोक ऑफ, है ना। अब ब्रोक विथ, ब्रेक विथ से बना है। ब्रेक विथ, हम किसी के साथ रिलेशन क्या करते, ब्रेक विथ करते ना। तो टू इन रिलेशनशिप, टू इन रिलेशनशिप, है ना। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा ब्रोक इनटू, मतलब कहीं बिना पूछे हुए, बिना परमिशन के कहीं इंटर हो जाना। तो कमांडर कहाँ इंटर हो गए? टेररिस्ट कैंप में, है ना, ब्रोक इनटू। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10th। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। एक्टिव वॉइस में कौन सा हमें सेलेक्ट करना है? देखो, वाज यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। द पेंटिंग वाज नॉट मेड बाय यू, पेंटिंग उसके द्वारा बनाया गया नहीं है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, यू आएगा। अरे डज यहाँ पे आपका पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में तो होगा नहीं, ना ही शुड होगा, ना ही डू होगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, यू डिड नॉट मेक द पेंटिंग। और हम जानते हैं कि डीड के बाद यहाँ सिंगुलर फॉर्म आता है वर्ब का, है ना। सॉरी, V1 फॉर्म आता है, सिंगुलर नहीं, V1 फॉर्म। V1 फॉर्म प्लुरल ही होता है, तो V1 फॉर्म आता है डीड के बाद, डीड या डज के बाद V1 फॉर्म ही आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यू डिड नॉट मेक द पेंटिंग। वो क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जेंटल है, जेंटल मतलब सभ्य, है ना, रिस्पेक्टेड। तो इसका सिनोनिम होगा क्या? फियर्सी, फियर्सी मतलब होता है बुरा, गुस्साहट, मतलब ब्रूटल। फिर फ्यूरियस भी सिनोनिम ही है फियर्सी का। क्रूल भी सिनोनिम है आपका किसका? फ्यूरियस का। क्रूल, बर्बर, है ना, ब्रूटल। यहाँ पे आपका जेंटल का जो सिनोनिम होगा वो सिंपैथिक होगा, सिंपैथिक मतलब दयावान, है ना, सिंपैथेटिक। वो क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate अंडरलाइन वर्ड। ही वॉज राइडिंग हिज बाइक ऑन बम्पी सरफेस। बम्पी सरफेस मतलब ऊपर नीचे सरफेस, है ना, अनइवन सरफेस। तो अनइवन इसका सिनोनिम है। फिर जर्की भी होता है ना, जर्की रोड होता है ऊपर नीचे। चोपी मंस होता है, ये भी सिनोनिम ही होगा, जर्की, चोपी, अनइवन एक दूसरे का क्या सिनोनिम। स्टडी मतलब एक जैसा, प्लेन। तो इसका बम्पी का एंटोनिम होगा स्टडी। करेक्ट ऑप्शन स्टडी होगा, है ना। मूव क्वेश्चन नंबर 13। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, वन ऑफ देम मेन कंटेन एरर। ये एरर का ही है, देखते किसमें एरर है। एंटी पार्टी एक्टिविटीज improved my relation, improved my relation with an opposition party। यहाँ ऑपोजिशन पार्टीज होगा, है ना। तो ये ऑप्शन थर्ड में यहाँ पे गलत है ना, ऑप्शन थर्ड। मूव क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट, ये भी आपका जंबल का क्वेश्चन है ना, पैरा जंबल का क्वेश्चन आ गया है जंबल का। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में सी से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड में ए से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ में पी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आपका सब सब हमें पढ़ना पड़ेगा ना, सब ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। सेवरल टाइम आई हैव विजिटेड द नेरो डर्टी स्ट्रीट वेयर द पुअर लिव। बोला है कि हम बहुत सेवरल टाइम हम वहां विजिट किए हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, डर्टी स्ट्रीट में, गंदी गलियों में। आई ग्रू हॉट एंड indignant think that good people should be
कंटेंट टू लिव इन फाइन हाउसेस। और मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो फाइन हाउसेस मतलब बड़े बड़े हाउस में रहते हैं। बिकम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो लोग अमीर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड ब्यूटीफुल। और वो लोग जो हाउस होता है, वो लोग जो रहते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ब्यूटीफुल होता है। और वेल अदर आर कंडेम्ड टू लिव इन हिडियस। और जो लोग अनलेस टेनेमेंट्स एंड ग्रू अगली विदर एंड क्राइनेज। फिर है डी में डियर लिटिल क्रिएचर। यहाँ पे डियर लिटिल क्रिएचर का बात हो रहा है, कौन सा क्रिएचर पता नहीं। देयर क्रॉच इन माई हार्ट एंड हॉन्ट मी विथ ए कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ पेन। और बोला कि ये जो लिटिल क्रिएचर है, उन्होंने मेरा हार्ट को क्या किया, हंट किया, मतलब बहुत तकलीफ पहुंचाया, विथ कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ पेन, है ना, दुख के वजह से। ये अब यहाँ पे कौन लिटिल क्रिएचर की बात किया गया है ये भी पता नहीं है मुझे। The little children who crowd this grimy alley, half clad and dirt-fired, shrink away from your outstretched hand as if from below. In the country, one see only nature, fair work, and one's soul is not saddened by the cruel struggle of mere existing that goes on the crowded city. देखो ये हमारा पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन सकता है, सॉरी सब्जेक्ट पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे गिवन है इन द कंट्री वन सी ओनली नेचर्स फेयर वर्क। बोला कि कंट्री में केवल कोई लोग नेचर फेयर वर्क को ही देखते हैं, सुंदरता को देखते हैं। एंड वन सी सॉइल इज नॉट सैडेंड बाय क्रूअल स्ट्रगल। और कोई लोग वो जो स्ट्रगल होता है लोगों का, गरीब लोगों का, वो देखते हैं ना। फॉर मेयर एक्सटेंट दैट गोज ऑन द क्राउडेड सिटी, जो क्राउडेड सिटी में रहते हैं ना, एग्जिस्ट करते हैं क्राउडेड सिटी में। क्राउडेड सिटी में दो लोग रहते हैं, एक पूरा गरीब जो जहाँ पे गंदी नालियां होती है ना, जहाँ पे, और एक जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पे एक बार डी यहाँ कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि डी में बोला गया है सेवरल टाइम आई हैव विजिटेड द नेरो डट्टी, और यही बोला है कि डट्टी नेरो डट्टी में विजिट किए हैं। फिर जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं वहां विजिट किए हैं। तो डी के बाद ये डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। तो डी के बाद ये कहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, डी के बाद ये, डी के बाद ये यहाँ भी नहीं है, डी के बाद ये यहाँ नहीं है, डी के बाद यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। मूव क्वेश्चन नंबर 15। Select the most appropriate option to fill in the blank. Yesterday I ate only a blank of apple of my dinner. तो यहाँ ईट क्या करेगा, यहाँ मीनिंग हम सबका पहले देख लेते हैं। देखो पेयर मतलब होता है जोड़ा, है ना, टू बोल सकते हैं, टू पेयर, वन पेयर, थ्री पेयर। और पेयर मीन्स होता है नाशपत्ती, और पेयर मीन्स होता है कट लगाना, है ना, कट करना या फिर सैंपल बनाना, छोटा कर देना, है ना। और PIER पीर मीन्स होता है इम्बैंकमेंट, बांध, है ना, इम्बैंकमेंट, बांध, है ना। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पेयर होगा। स्टार्टे आई एट ओनली ए पेयर, मतलब मैंने सिर्फ एक वन पेयर ही एप्पल खाया डिनर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेयर। ऑप्शन वन इज करेक्ट। मूव क्वेश्चन नंबर 16। The following sentence has been divided into four part. One of them may contain error. यहाँ भी error का ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखते हैं क्या है। All the horses except one always behaved in a rough manner. बोला कि all the horses, जो इतने भी घोड़े हैं, except one always behave in rough manner, मतलब rough manner मतलब बहुत एग्रेसिव है, सिर्फ वन हॉर्स छोड़ के। रोबोट कम टू क्लीन द स्टेबल, और रोबोट जो आता है वो क्या करता है, स्टेबल कहाँ, स्टेबल किसको बोलते हैं, जहाँ पे हॉर्स लोग को रखा जाता है, बांधा जाता है ना, हॉर्स लोग को जहाँ पे रखा जाता है, स्टेबल बोलते हैं। रोबोट कम, यहाँ पे पास्ट का बात बोला जा रहा है, तो रोबोट के साथ यहाँ पे V1 का यूज हुआ है, वो गलत है। V1 क्योंकि प्लुरल होता है, तो यहाँ रोबोट के साथ क्या आएगा, केम आएगा ना, रोबोट केम। V2 का यूज होगा ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, केम, कम, केम, कम। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। मूव क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो भी अंडरलाइन वर्ड है वो इज विजिटिंग है। माय फ्रेंड मीरा एंड हर मदर इज विजिटिंग मी दिस वीकेंड। देखो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे माय फ्रेंड मीरा और हर मदर, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट बन रहा है ना, जो प्लुरल यहाँ मीनिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, आर विजिटिंग, है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लुरल हो गया है ना, तो आर विजिटिंग होगा। वो क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे फिर से अपोजिट का क्वेश्चन आ गया है, अपोजिट मीनिंग दे रहा है, मतलब एंटोनिम का क्वेश्चन है। द कॉन्फेक्टर डस्टेड ए फाइन लेयर ऑफ शुगर ऑन द मफिन। डस्टेड
डस्टेड मतलब होता है गंदा, है ना। स्कैटर बोल सकते हो, स्प्रिंकल बोल सकते हो, या पाउडर बोल सकते हो। डस्टेड का अपोजिट होगा क्लीन, साफ सुथरा, है ना। वो क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम का ही क्वेश्चन है ये भी। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब क्या होता है? हाँ, करना ही है, करना ही है, ओब्लिगेटरी। तो कंपलसरी का सिनोनिम होगा ओब्लिगेटरी, है ना। और मैंडेटरी भी एक सिनोनिम ही होगा कंपलसरी का। सब्सिडरी मतलब होता है साथ में किसी चीज का मिलना। सब्सिडरी जैसे गवर्नमेंट सब्सिडरी देती है वेरियस स्कीम में, है ना। तो कंपलसरी का अपोजिट होगा, क्या होगा अपोजिट? वॉलेंटरी, है ना। वॉलेंटरी मतलब करो या ना करो, आपका मन पे डिपेंड कर, माइंड पे डिपेंड करता है ना। वॉलेंटरी मतलब अनैच्छिक मतलब, है ना। तो कंपलसरी का अपोजिट होगा वॉलेंटरी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मूव क्वेश्चन 20 विच इज लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो आपको एक, आप बताइए कितना कितना आपने करेक्ट किया ऑप्शन। ये हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। मेकिंग हेल्थ केयर, हेल्थ केयर यहाँ सब में सही है। मेकिंग में सही, हेल्थ केयर। मोर अफोर्डेबल, अफोर्डेबल में यहाँ पे डबल एफ आता है, तो यहाँ भी डबल एफ है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन टू भी कट गया, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड भी कट गया। अफोर्डेबल ये भी सही है, अफोर्डेबल ये भी सही है। इज समथिंग, समथिंग भी सही है। आई विल डू ये भी सही है। यहाँ प्रेसिडेंट में एच के बाद सी नहीं होता है, इसके बाद आई होता है, प्रेसिडेंट। आई विल डू सो प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन फोर करेक्ट है, जिसमें कोई भी वर्ड गलत नहीं है, स्पेल एरर किसी में भी नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और आप कमेंट करके बताइए आपने कितना करेक्ट किया, और ये आपके लिए हेल्पफुल कितना है ना। हेल्पफुल तो बहुत ज्यादा है अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसके बाद हम और एक सीरीज लेकर आएंगे, वो आपका सिर्फ टोटली बेस्ड होगा आपका हाई कोर्ट के लिए और एमटीएस एग्जाम के लिए, है ना, जो क्लर्क के लिए है ना। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा तब। और शेयर करें सेशन को, है ना, लाइक करें अपने दोस्तों के पास, सब सपोर्ट करें, हमें थोड़ा इंकरेज करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय।